सोर्स आपके पास स्टेक्स अराउंड longer than a week. So this is the major difference. These are the classical features in four source. Code source. And in case of counter source, inside the living mucosa, and there are multiple members, 2, 3, or 4. One of them the यही है डिफरेंस. किसी ने अपना माइक ओपन किया हुआ है? कुछ नहीं. तो और डिस्ट्रैक्शन नहीं पीछे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दोनों की मिलेगी. Another classical presentation or differences between coal and tankers. Tankers also inside the middle mucosa. As I told you earlier, that in case of coal, it's not the mount area, I believe, in mucosa of the tongue. This is multiple hepatic hormones from the tongue that can range from multiple, like from 10 to 30, 40, 10 days. Location is very important. So this is the classical chart which shows the major difference between minor, major and hepatic hormones. फॉर्म्स के अंदर भी बना हुआ है, तो ये तो लास्ट है. जब भी आपने जाना और आपके एग्जाम में इतनी टाइम नहीं कि आप इस पूरे चैप्टर को भी गो थ्रू कर सकते. तो फ्रॉम माय साइड ये ओपिनियन है कि इसको जरूर गो थ्रू करना आपने इस चार्ट को. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इस चार्ट को सॉल्व करने से ही आपके सॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़्यादातर सिनेरियोस के अंदर इन पॉइंट्स को जरूर किया जाता है. एज ऑफ द पेशेंट आप उससे पहचान सकते हैं. साइज ऑफ द अल्सर्स, नंबर ऑफ अल्सर्स कितने, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिकली साइड फाइंडर. तो स्कारिंग और नॉन स्कारिंग इसमें मेंशन है, तो आपको पता है कि माइनर और हेपेटिक में कोई स्कारिंग नहीं है. तो आई थिंक इट्स अ मेजर स्मॉल हो सकती है. अदर देन दैट आप अगर आप ये वाला चार्ट कर रहे हैं तो ये क्या आपका कुछ पॉइंट्स के फॉर्म पे मस्ट आपने करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ट गो थ्रू क्लासिफिकेशन चार्ट, एस्ट्रोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए इतना प्रॉब्लम हो नहीं जब आपको बताया है. तो ये सारा फैक्टर्स है कि एज ऑनसेट दोनों माइनर बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परामेंटल जैसा कि ये पहले केस ऑफ डायरेक्ट टू और नंबर ऑफ अल्सर्स मोर इन डायरेक्ट 100 10 to 100 और इस तरीके से आप देख सकते हैं साइजेस के अंदर ड्यूरेशन के अंदर. तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन मेरे फीचर्स का है स्कारिंग. अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्वल साइट्स जो कि माइनर के अंदर आपके पास लेबल लिखे साइट्स आने वाले केस ऑफ मेजर पैलेट मेजर आपके पास लिप में भी मिलता है बॉरिक सेंटर टंग में भी मिलेगा. इसके अलावा भी तो ज़रूरी नहीं रूल ऑफ थंब में आपके पैलेट और सारी चीज़ मिल जाए तो ही वो मिलेगा. आपके जो फॉर्म्स में लिखा है साइट्स कल्चरल साइट्स और ज़्यादा एलैबोरेट नहीं है. कमिंग टू द क्वालिटी ऑफ last so basically unknown but it can be multifactorial. So genetic predisposition हो सकती है, कोई की वजह से हो सकता है, stress की वजह से होता है. most common cause of ulcers because of stress is also ulcer because of stress हो रहा है, anxiety हो रहा है. main the ulcers which is because of issues or stress or during the exam session अगर student develop कर रहे हैं ulcer so this is a type of that ulcer. Hello class. ये जो थर्ड पॉइंट है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कौन सा अल्सर जनरेट होगा? बिल्कुल ही दम बैठनी है आपको. सही है. तो बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस हमारे पास फेशियल अल्सर्स है डिफरेंट. ये सारे कॉजेज ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई वायरल डिक्रीज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन जीआई की वजह से बहुत हो रहे हैं सर इनसाइड द कैबिन. हार्मोनल सर्विसेज के अंदर भी हो सकता है. So there are other major etiology other system conditions associated with abscess conditions. तो वो हमारे पास ये सारे system conditions है which is strongly associated with abscess lesions which include bacterial disease, nutritional deficiencies or
इवन तो मैंने ब्रैकेट फैंस भी बंद कर दिए हैं, अभी भी क्लियर नहीं है आप लोग को। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल सही आ रही है। मरियम, चलो वो से बोलिए। कोशिश करते हैं। So these are the systematic issues associated with access like regions, dismiss top of the list as passion disease, which association operating. Other than that, different nutritional deficiencies can lead to access experience, GI problems, the HIV. ये दो सिम्टोम्स हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल सी स्ट्रॉन्ग सिम्टोम्स लग रहे होंगे आपको। पापा एंड मैजिक सिम्टोम, इसकी भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद एक्सेस रीजन्स। अच्छा जी, मैजिक सिंड्रोम से अगर हम बात करें तो मैजिक सिंड्रोम इज, जो कि इसके नाम से पता चल रहा है, माउथ एंड जनरलाइजेशन विद इन्फ्लेम्ड कार्टिलेज। ये एक सिंड्रोम है जिसके अंदर एप्लिकेशन है। देन फापा इज पीरियोडिक फीवर, एरिनाइटिस, फारिंजाइटिस, एपिसोड्स। इसके अंदर इसके सिम्टम्स भी इसी के अंदर मैंने बता दिए। सडन अटैक्स ऑफ हाई फीवर होंगे। एरिनाइटिस इज द स्वेलिंग ग्लैंड्स। sore throat को pharyngitis कहा गया है, and abscesses को soreness in the mouth or sores in the mouth कहा गया है। तो इन्हीं फैक्टर्स को बताया गया कि पापा इस periodic fever attack is pharyngitis abscesses, जिसके अंदर periodic attacks of fever होगा, high grade fever, rhinitis, swelling gland, swell up pulmonary gland, and then pharyngitis, sore throat होगा, and abscesses is soreness in the mouth। तो ये यही सारे इसके फैक्टर्स हैं कि हाई फीवर होगा, swelling gland which is known as epinitis, throat is known as pharyngitis, and abscesses soreness in the mouth। ये दो major syndrome है। Major तो हम नहीं कहेंगे, major is abscess association is majorly associated with bacterial disease, and then with the hematological causes, and then with the GI causes. And after that, we have a different type of fancy syndromes here, which is Maddie and Papa. It's also associated with these syndromes। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो देयर मेजर थ्री फेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। कभी कभी होता है कि ऑफ के अंदर आपके फेजेस ऑफ अरास्ट पिक्चर आते हैं, तो उससे बच्चों को तो नहीं समझ में आ रहा था कि आपकी बुक में सॉन्ग्स में ये भी शायद मेंशन है। इसको भी जस्ट नाम भी अगर आप बोल रहे पढ़ेंगे और उसके स्टेज के अंदर क्या हो रहा है तो स्लो हो जाएगा। आपके बेसिक थ्री फेज में आपके डेवलपमेंट के pre-ulcerative, ulcerative and proliferative। Pre-ulcerative phase के अंदर infiltration of mononuclear cells majorly, जो मैंने रेड मार्किंग किया है। और ulcerative phase में lymphocytes की infiltration होगी। फर्स्ट में मोनोन्यूक्लियर सेल इनिशियल होगा तो मोनोन्यूक्लियर की infiltration होगी, वो देखेंगे। ulcerative phase जो सेकंड फेज आ रहा है तो इसके नाम में lymphocytes की infiltration होगी और epithelial damage हो रहा है, and that can lead to the formation of ulcers। So that is why it's known as ulcerative phase। प्री अल्सरेटिव अल्सरेशन से पहले का फेज है जिसमें इनिशियल मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आ रहे हैं। हीलिंग फेज के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स का फेज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अब हीलिंग की तरफ जा रहा है, इन्फ्लेमेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो मेजर फेज है उसके अंदर आपके पास इंफेक्शन फेज है, उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज होगा, डैमेजिंग टू द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स विल बी एविडेंट। In the initial phase, there will be a mononuclear cells infiltration in case of pre-ulcerative। तो ये किसी को pre-ulcerative mononuclear infiltration में ulcerative के अंदर lymphocytic infiltration होगा। And when it's come to the healing phase, so lymphocytic infiltration ये सब अपने फार्मा सॉरी पैथो वगैरह में पड़ी होगा। healing phase में वो lymphocytic degradation होती है और वो कम होने लगता है, काम बिकॉज वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसको करने की जरूरत है CD4, 8, 10 ये सब को डालें। अच्छा, अगर आप पास ये डिफरेंशियल्स को भी अपने पास नोट डाउन आप करके रखें कि अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाते हैं इन्फेक्शंस की, तो ये सारे डिफरेंशियल्स में आएगा बैशर है। अगर ऑटो इम्यून है तो दैट्स रिलेटेड टू एसआईडी, क्रोन्स और सेंट्रल सेंट्रल, ये सारे इसके अंदर आते हैं ऑटो इम्यून में। वायरल में एचएसवी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फोगोल्स है और सब ये सारे इसके डिफरेंशियल्स में न्यूक्लाज्म मेडिकेशन में तो विटामिन डेफिशिएंसी इन सब के अंदर आता है। मैनेजमेंट ऑफ मेजर एक्टर्स हमारे पास थेरेपी है वो शॉर्ट हीलिंग टाइम्स का दिया जाता है। We just left with the management and that
मैनेजमेंट का पता था स्कूल्स 2 मिनट्स के बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी क्लास, थोड़ा सा हमें इशू देख रही है तो अच्छा, मैनेजमेंट से ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए वैसे मैनेजमेंट ऑफ लॉस क्या होनी चाहिए? इसकी मैनेजमेंट अगर पेशेंट आ रहा है, अल्सर की कंप्लेन से आ रहा है, रिकरेंट अल्सर से उसकी हिस्ट्री, और क्या करेंगे आप उसके साथ? माइनर के अंदर चले, माइनर से अगर हम बात करें। हम्म, अच्छा, तो डायरेक्ट जेल दे देंगे या माइनर अल्सर के अंदर कौन सी जेल दे देंगे? टॉपिकल स्टेरॉइड माइनर अल्सर के अंदर कैसे कर सकते हैं? सूदिंग जेल समझ में आ सकता है कि आप सूदिंग इफेक्ट देने के लिए उसको दे दो, बट हाउ कैन टॉपिकल स्टेरॉइड इन केस ऑफ माइनर एक्ने अल्सर्स? यस, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? हमेशा हमारे पास सजेशन की बात आती है। तो अगर हम कोई हैबिट उसकी सजेस्ट नहीं करें तो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको? सबसे पहले अगर मुंह में छाले निकले हैं, आपने पेशेंट को बोलना क्या? खाने पीने के अंदर कुछ आप लोगों को बताना है कि किस चीज़ को अवॉइड करना है?
ये डायरेक्ट आपने जेल लगाते जाए और फिर आप बोले कि भाई कुछ भी खाते जाए आप, इतना मसाला बोती सब खाएं। हाँ तो क्या क्या आपके लिहाज से इसको करेंगे? हॉट बेवरेजेस को अवॉइड करेंगे बिल्कुल, स्पाइसी फूड को अवॉइड करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल शाबाश। तो इन चीज़ों को सबसे पहले क्योंकि मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट प्रोटोकॉल जब बात हो रही होती है तो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग विद दी सजेशन, अगर तो कोई हैबिट सजेशन आपको समझ में आ रही है उसके अंदर हैबिट की वजह से कोई चीज़ जनरेट हो रही है तो आपने सबसे पहले उसको ब्रेक कराना होता है। और इसके अलावा अगर कोई डाइट से रिलेटेड चीज़ है आपको सबसे पहले वो कंसल्ट करना है, क्योंकि आप अपनी मेडिकेशन देते जाओ जल देते जाओ लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर वो उस चीज़ को, अगर फॉर एग्जाम्पल वो स्पाइसी फूड भी खा रहा है और बेवरेजेस भी ले रहा है और आपका दिया हुआ जल भी लगा रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमिक इनहिबिशन भी होगी ड्रग्स की। इनिशियली अगर कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट इस वक्त नहीं है, अगर कोई मेजर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है तो हम साथ में जल्स के साथ उस सिस्टमिक प्रॉब्लम को भी डील करेंगे। तो आपके लिए ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, एंटीसेप्टिक देंगे, क्या चीज़ ऐसी कौन सी एजेंट्स होंगे उस जेल के अंदर, क्या खसूसियत होंगी बेसिकली कि जो हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे जेल को? चलो अब हम मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास पीरियड शॉर्टनिंग इन टाइम है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एपिसोड्स। सबसे पहले हिस्ट्री आप देखेंगे, ऑनसेट देखेंगे also उसका, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑलवेज कि हमें ये पता उसका कॉज क्या है। तो जब आपसे प्रोटोकॉल पूछा जाएगा मैनेजमेंट का तो हिस्ट्री से स्टार्ट होगी, आप उसके पीछे की फैमिली हिस्ट्री को देंगे, कब स्टार्ट हुआ है, क्या एज है उसकी, कितना फ्रीक्वेंट अल्सर आपको रेट कर हो रहा है, रेकरेंस की हिस्ट्री डायरेक्टली गोज फॉर द एपिस अल्सर्स। ड्यूरेशन ऑफ अल्सर्स पूछना है, कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, जेनेटिक अल्सर्स है या नहीं है, स्किन प्रॉब्लम्स एंड जीआई डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले हिस्ट्री में फाइंड आउट कर ली। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री आपने पूछ ली, देन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अल्सर्स। ये तो सारा मेजर प्रोटोकॉल है कि अल्सर्स के ऊपर अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ अल्सर्स देख लिए, साइज देख ली, शेप देख ली। अगर अंडरमाइन अल्सर है तो आपको पता है वो कौन सा अल्सर होगा, अगर इवर्टेड मार्जिन से अगेन आपको पता है वो कौन सा अल्सर होंगे, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। साइट आपको पता है कौन सी साइट पे कौन सा अल्सर होगा। अगर हम एब्सिस की बात करें तो उसके तीनों के डिफरेंट साइड्स हमारे पास मौजूद है। एजेस अगेन वही एजेस के ऊपर बात है, सब डॉट्स स्कारिंग हो रही है नहीं हो रही है, लेटर ऑन हील किस तरीके से करना और क्या टाइम ले रहे हैं हील करना, सो इट्स ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपने ये सारी चीज़ें पहले तो आपने क्वेश्चन कर दिए हिस्ट्री से रिलेटेड, और जब एग्जामिनेशन के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें पूछनी कि कितने अल्सर हैं, साइज क्या है, शेप क्या है, कितना रेकर हो रहा है, उसकी एज कैसा दिख रहा है उसका, तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। अच्छा जी, अब आप इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे इसके अंदर? जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपके माइंड में आ रही हैं तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करना पसंद करेंगे? जी कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्लास? बायोप्सी इफ मेजर, अगर वही एक्सटेंड कर रहा है फॉर मोर देन 2 वीक्स देन वी वर्क फॉर दिस आयरन डेफिशिएंसी, बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी के लिए चेक करेंगे हम।
ठीक है, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हैं अच्छी, आप लोग ये अटेम्प्ट करेंगे लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कुछ में कहा है चेक करेंगे, सीबीसी देखेंगे, ये सारा काउंट देखेंगे, सारा जो भी हमारे पास B12 शाबाश बच्चों B12 को देखेंगे, उन सारे काउंट को देखेंगे टू evaluate any hematological प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से अल्सर्स बन रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम है उनके अंदर ब्लड काउंट का प्रॉब्लम जिसकी वजह से अल्सर्स बन रहे हैं। अच्छा, जो एंटीबॉडीज है वो हमारे पर्टिकुलरली यूटीन हम चेक करते हैं, वो सीलिक डिजीज अगर डाउट है कि सीलिक डिजीज है और अगर कोई और मैल एब्जॉर्प्शन की केस है तो फिर हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर जाते हैं, विच इज IgA एंटीबॉडी वो हम करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव थेरेपीज जो हमारे बेसिक है, हमारा मेन पर्पस है कि हमें डिस्कम्फर्ट रिलीफ करना है पेशेंट का, हीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और नए अल्सर्स को होने से बचाना है। ये हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट का। तो जिसके लिए जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, so the basic objective is to relieve the discomfort, to promote healing and to prevent another new existing ulcers. तो ये तीन हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जब भी हम ट्रीटमेंट को प्लान करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट को। तो इन तीनों चीज़ों को करते हुए हम हमें ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है कि जो इन तीनों चीज़ों के कैटेगरीज के अंदर फॉल करें। तो सबसे पहले आपने एनालिसिस और एनेस्थेटिक प्रिपरेशन उसमें आ जाएंगी, एंटीसेप्टिक एजेंट्स आ जाएंगे, एंटीबायोटिक आ जाएंगे, टॉपिकल स्टेरॉइड्स जब आएंगे, जैसे जो मैंने प्रोसेस किया माइनर एब्सेस कंडीशन के अंदर यू नेवर एवर प्रिस्क्राइब टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल स्टेरॉइड सॉरी। सो इन केस ऑफ मेजर और जो एक्सटेंसिव अल्सरेशन होती है तो उसके अंदर ऑप्ट फॉर टॉपिकल स्टेरॉइड्स एजेंट। अदर देन दैट सिंपल एनाल्जेसिक्स और एंटीसेप्टिक्स वुड बी इनफ। ये हमारे पास मेजर प्रोटोकॉल है अल्सर्स की थेरेपी के लिए। अब हम इसकी नीति ग्रिटीज पे जाते हैं कि हम कौन सा एनाल्जेसिक एजेंट दे रहे हैं, कौन सा एंटीसेप्टिक दे रहे हैं और कौन सा हमें टॉपिकल एजेंट दे रहे हैं कि उसके अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये पढ़ के आएगी ये बच्ची जो है ना, निहाल। सही बात है निहाल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम इसी तरह से मेजर के कंडीशन के अंदर जो हम ड्रग्स देंगे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ड्रग टाइप हमारे पास आके जो मैंने आपको मेजर ड्रग्स बताई थी, टॉपिकल एंटीसेप्टिक एनालिसिक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये एक मेजर ड्रग की कैटेगरी है। उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं एंटीसेप्टिक्स के अंदर, तो आप बताएंगे क्लोराइड के माउथ वॉशेस देंगे आप पेशेंट को। भी कोई अल्सर के साथ अगर बहुत कॉमन अक्रेंस है अल्सर्स की, माइनर तो 80% केसेस के अंदर आपको और मुंह के अंदर माइनर अल्सर्स मिलता है। फिर आपने देना है उसको एनाल्जेसिस, अगर पेन है बहुत ज्यादा तो आप ये वाला नहीं देना टॉपिकल एंटीसेप्टिक, तो फिर आपने लाइडोकेन रेंसिस 2% आपने माउथ वॉश या बेंजोडाइम हाइड्रोक्लोराइड का माउथ वॉश का आपने रेंसिस देना पेशेंट को। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसके अंदर आता है हमारे पास बुटिसोनाइड स्प्रे है, ट्राइएमसाइनोन है, ये सारे थोड़े एक्सटेंसिव केसेस के अंदर दे रहे हैं, या माउथ वॉश दे सकते हैं आप। तो ये आप तब देंगे, ठीक है, एक्सटेंसिव स्टेरॉइड्स पर जाते। अगेन एंटीबायोटिक हमारे पास आ गई, माउथ वॉशेस, सिस्टेमिक इम्यून मॉड्यूलेटर्स जैसे इन्होंने बात की प्रेडनिसोलोन की, तो हमारे पास जब HIV एसोसिएटेड है, मेजर अल्सर से मोस्टली एसोसिएटेड है, जो इन्होंने बताया मेजर अल्सर्स का कि इसमें इट्स मेजरली एसोसिएटेड, not exactly majorly but in most of the cases associated with HIV or any immunodeficient state, जब वो extensive और deep greater like elevated ulcer रहता है। तो अगर तो जब हमने उसका एंटीबॉडी टेस्ट किया और हमने उसका ऑटो एंटीबॉडी चेक की और उसकी रूल आउट किया और हमें पता चला कि बिकॉज इज समहाउ इसका जो ये है सिस्टमिक, तो फिर आपने प्रेडिसोलॉन या एज़ोथेरेपिन की तरफ जाना है, या जो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है कंडीशन तो उसमें आप जाते हैं। अगेन डेप्थ ऑन उसी में जा रहा है, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली आप नहीं देते। जो मेजर थेरेपी आप एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक्स आप देते हैं, अगर स्टेरॉइड्स अगर एक्सटेंसिव केस है तो फिर आप। तो अल्सर्स की थेरेप्यूटिक ऑप्शंस के अंदर किसी को कोई भी कंफ्यूजन, ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर की, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर आप इसको एक बार और गो थ्रू करें मैनेजमेंट को, स्टार्ट विद द हिस्ट्री कि आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है, सारी चीज़ें ये लिखी हुई है। फिर आपने एग्जामिनेशन में ये फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछनी है। फिर इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या रूल आउट करना है, क्योंकि उस इन्वेस्टिगेशन पे आपने आगे की थेरेपी बताई है वही आपने परस्यू करना है।
थेरेपी का ऑब्जेक्टिव आपको बता चुके हैं कि हमने पेन को, डिस्कम्फर्ट को रिलीव करना है, हीलिंग को प्रमोट करना है, न्यूरोसिस को प्रिवेंट करना है होने से। और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये सारा फॉर्मूला बनाया है एनाल्जेसिक्स, डिफरेंट एनाल्जेसिक। अच्छा, एक ऐसे पेस्ट भी आते हैं हमारे पास कि हम क्या, जैसे कि हमारे पास एंजाइक्लोर है और हमारे पास डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन प्रोटीन जो हम देते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के अंदर ना वो मिक्स होता है, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, एनाल्जेसिक्स भी है और एंटीबैक्टीरियल भी है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स में आ जाती है। कैनालॉग दे देते हैं हम कभी, तो वो अल्सर से डायरेक्टली लगाने के लिए वो भी सही रहता है काम। प्रॉपर्टी उसकी यही है, तो ये भी हमने बात की है थेरेपेटिक ऑप्शंस की। तो यहाँ तक, अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात रहेगी हमारे पास, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में अगर हम दे रहे हैं तो वो हमें 3 टाइम्स दे देना है। अच्छा जी, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने देने हैं 3 टाइम्स अ डे। डिजॉल्व करना है उसके जो पैलेट है 2.5 mg की बाउल के अंदर, या आपने उसको डिजॉल्व करना है। अदर देन दैट, अगर ट्रायम्सिनोलॉन की रेसिपी आप बनाते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है और अल्सर्स को बहुत जल्दी से हील करता है और बहुत ही वो होता है आपके पास, इतना इरिटेट नहीं करता आपके स्किन टिश्यूज को, तो ट्रायम्सिनोलॉन पेस्ट बहुत कॉमनली दिया जाता है, ये भी आप दे सकते हैं। और अगर ये नहीं वर्क करता देन विल ऑप्ट फॉर टेट्रासाइक्लिन, 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपने इंस्ट्रक्ट करना होता है पेशेंट को कि आपने उसको अंदर ही मुंह में रखना है थोड़ी देर तक फॉर 2 to 3 मिनट्स, एंड देन 3 टाइम्स अ डे आपने यूज करना है। सो दिस इज द इंटायर थेरेपी एंड मैनेजमेंट फॉर एब्सेसिस। ये वही आ रहे हैं सारे बेनिफिशियल का कौन सा दे रहा है आगे, सॉरी टॉपिकल हेल्थ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देने के लिए सैलिसाइलिक प्रिपरेशन देते हैं। प्रिवेंट कैसे करना है, अब उसको आपने क्या चीज़ अब आप एज एन एडवाइस करेंगे एज अ क्लिनिक, कैसे आप अल्सर को प्रिवेंट करेंगे जी? डियर डियर, आप अल्सर्स को, ये आपने सारा ट्रीटमेंट दे दिया, थेरेपी बता दी, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बता दिया, अब आप क्या उसको आपने प्रिवेंट कैसे करना है फर्दर अल्सर्स को करने में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कहना था ना कि हमने न्यू अल्सर्स को भी प्रिवेंट करना है होने से, तो आप क्या उसको प्रिस्क्रिप्शन पे बताएंगे? साउथ हाइजीन में भी, ठीक है भाई, आपका भी सही है कि हमने हाइजीन का बारे में उसको इंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहला, बिल्कुल कुछ मुझे स्पाइसी फूड अवॉइड करने हैं हमने, स्मोकिंग स्टॉप करनी है बस। मुझे तो ये ऑनलाइन लेक्चर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि वही बात आती है, आप लोग की क्लासेस कब हो रही है? लाइव क्लासेस आप लोग की कब से हो रही है? कुछ डेट वगैरह दिया आपको? 8 से दी है, 7 से दी है, किससे दी है? ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, मेरे को देयर इज नो डेट। अच्छा, फिर फर्दर नोटिस है, अभी तक आपको ये नहीं बताया कब करेंगे? हाँ हाँ, मे बी 2 वीक्स के बाद आपको कर देंगे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता इस वेरिएंट को देखते हुए और हालात को देखते हुए।
अच्छा 2 मंथ, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। आप लोगों की तो फाइनल्स की डेट आ जानी है फिर। पूरा सेशन आपका ऐसे ही चला है, आप छोड़ी में। क्या भाई। तो प्रिवेंशन में हमारे पास सबसे पहले हमने सॉल्ट एंड हॉट स्पाइसी, सॉल्ट फूड, हॉट स्पाइसेस जो होते हैं उनको, हॉट बेवरेजेस को, इन सब मैं बोलने लगी थी हॉट एंड स्पाइस। तो आपने बेसिकली इसको जो है प्रिवेंट करना है ताकि पेन और इरिटेशन से आप बच सकें। हाँ, कुछ फूड्स हैं जो कि इसको एटेन्यूएट करते हैं, उनसे भी आपने थोड़ा सा अगर कोई सेंसिटिव के केस तो आप लोगों को बताना है कि कुछ पेशेंट्स ने ऐसा भी रिपोर्ट किया है कि आफ्टर टेकिंग फिग्स, पाइनएप्पल, चीज, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ने भी उनको किया था। तो अगेन ओरल इंसुलिन, इस तरह के एजेंट से आप थोड़ा टाइम में मना करते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट अगर सीरियस कंडीशन है सिस्टम के अंदर, तो आप बड़ा अगर आपने ग्लूटेन फ्री डाइट पे नहीं किया और पेशेंट सीरियस का है तो वो एक्सटेंसिवली बार बार आईजीजी नहीं। अगर आईजीजी ऑटो एंटीबॉडी आपने करवाई है और वो उसके अंदर आ रहा है, तो फिर आपने ज़रूरी है कि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को शिफ्ट करना है बिफोर ट्रीटिंग हिज और हर अल्सर कंडीशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेजर कॉज पहले क्या है। हेमेटोलॉजिकल कॉज है तो आपने उसके आयरन लेवल्स को सही करना है, फेरिक लेवल को, आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं, फोलिक एसिड देना है उसको ट्वाइस अ डे फॉर 2 to 3 months। तो इन चीज़ों को जब तक आप बेस लाइन्स को सही नहीं करेंगे तो वो अल्सर्स तो बार बार होता रहेगा। जीआई का प्रॉब्लम है तो आपने पहले जीआई गट को प्रॉब्लम को ठीक करना है। इन केस ऑफ पैप्टिक अल्सर्स और इनिशियल केस तो वो बार बार उसको क्या रूटीन में आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेस्टिगेशन से रूल आउट करें और उसको प्रिवेंट करें। कोई भी शार्प एजेस है अगर कस्टमर तो उसको अवॉइड करना है। सो पैशट को हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अभी मैं आपको कुछ उसकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिक यू मैं आपसे शेयर कर लूँ और आप उसके आंसर मुझे बताएंगे। अगर तो आंसर आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे और अगर नहीं आएंगे तो हम क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे। सही है। सेशन को नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेते हैं। और 5 मिनट सही है। कोई स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के पास? ऑलराइट। इससे थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा अब वो रीच है। कल जो है ना मुझे सारा ने और उमर को मैंने अनाउंस किया था कि आप लोगों ने अटेंडेंस भेजनी है, दोनों के दोनों सो रहे हैं। मैं तो प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने मुझे कोई अटेंडेंस नहीं भेजी है। और बाकी बच्चे भी उनको चेक नहीं करते कि भाई हमारी अटेंडेंस गई है या नहीं गई है।
अच्छा भाई, अभी आपके रनर्स कर चुके हैं मार्क 42 participants right now. ठीक। चलें भाई, शाबाश। ये कौन बताएगा भाई हमें? 18-year-old फीमेल पेशेंट था, सेंट्रल ओपीडी में आई है, मेजर कंप्लेन है उसकी सोलनेस और कैविटी के अंदर, वाले कंज्यूमिंग स्पाइसी फूड फॉर पास्ट 1 week। Internal examination to round and shallow ulcers and lower label mucosa which are well circumscribed and surrounded by advanced told by yellowish tingling. History of recurrence is there. जी भाई। सही है, मरियम और बुशरा। उस मरियम एंड बुशरा ने क्यों ये आंसर किया है वो भी बताएं, और खुद ने क्यों किया वो भी बता दें भाई। हम्म, ये मजे की बात है, तीनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। चलें भाई, एक सही है इन तीनों में से जिन्होंने अभी दिया मुझे आंसर। मीशा, कुलसूम और मरियम, तीनों के डिफरेंट आंसर हैं, जिनमें से एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हाँ, यहाँ गुड है। अच्छा, सी कैसे, किस किस को सी कैसे लग रहा है ये बताएं पहले तो मुझे, स्टार्टिंग विद टाइप सी। अच्छा, सी फैटी है ना। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ के अंदर मैंने क्या बोला था कि वही दो तीन चीजें हैं जो आंसर्स के अंदर रिपीटेशन होगी होगी, अपार्ट फ्रॉम देयर एक मेजर लाइन, जो आपको बुक का पैराग्राफ पढ़ना होगा, जो मैंने वहीं से उठाया हुआ है थोड़ा सा पॉइंट इसका। लेकिन उसके अलावा जो क्लू मिलेंगे ना आपको, वो यहाँ से भी तो आपको क्लू मिल रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ एज फैक्टर के अंदर से आपको बहुत से क्लू मिल रहे हैं। तो हर्पेटी तो ओल्डर में होता है, ये क्लियर थी हर्पेटी को जब मैंने लेक्चर पढ़ाया आपको। ओल्डर फीमेल्स में हो रहा है, तो पहली बात ये एक्सक्लूड ही कर दें आप हर्पेटी का केस। क्लियर हुई बात? हमेशा ओल्डर में होता है हर्पेटी, मोर देन 30 years ऑफ द एज और 35 years ऑफ द एज। 30 का रेशो चलो आप रख लें, लेकिन ओल्डर फीमेल्स के अंदर होता है एज कंपैरेटिव टू द अदर फॉर्म ऑफ द अल्सर्स। बाकी यहाँ पे अब ये बता रहे थे जैसे कि 1 से 2 राउंड है, शैलो है, ठीक है। well circumscribed है, erythematous and that's covered by its most probably, ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो माइनर एब्सिस की तरफ जा रहे हैं। जब मेजर की बात होगी तो वो क्रेटर लाइक अल्सर्स की बात की जाएगी, डीप अल्सर्स की बात की जाएगी, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैंकर ऑब्वियसली हो नहीं सकता। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आपने ऐसे इसको एक्सक्लूड करना है। एक और हम बीसीक्यू करते हैं एंड देन सेशन को एंड करेंगे। बाकी मैंने बनाया, ये काफी बड़ा पेपर है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपको सॉल्व करवाऊंगी। ये लास्ट हम कर लेते हैं। So we have 30-year-old male patient who referred to the entelopathy with the major complaint of okay, we have another lecture in next 5 minutes। तो अब हमारे पास आता है, गुड है, गुड गुड, नेहा सही चल रहा है। अब आप सही आंसर आ नहीं सकते, तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई किया कि डिस्कम्फर्ट है, पेन है, swellingness in couple of weeks and internal examination shows हाँ there should be a crater like ulcers और soft palate location आगे से बड़ी बात। the patient में ulcer is standard and again indurated है वो बहुत, means कि कोई मेजर फॉल्ट हुआ हुआ है, वो इंड्यूरेटेड है, रोल्ड मार्जिन से। अब साथ साथ आप ये भी बता दें मुझे, और प्लस फैमिली हिस्ट्री भी आ गई है कि रोल्ड मार्जिन अल्सर्स, इंड्यूरेटेड एंड रोल्ड मार्जिन कौन से टाइप ऑफ अल्सर्स में मिलते हैं। जी,
गुड, बेसल, ओके। तो ये भी पूछा जा सकता है डायग्नोसिस। अब हम इस अल्सर्स की डायग्नोसिस का तरह से पूछे कि अब माइनर, मेजर, स्कोमस, बेसल। तो अब आप क्या लगाएंगे? दोनों ही आंसर ऐसे हो सकते हैं। अगर हम देखा जाए इसके ऊपर भी जा रहा है इसका आंसर, और टाइप ऑफ अल्सर्स पे अगर हम जाएं तो दोनों ही इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई शुड चेंज आई थिंक आई शुड चेंज बेजल सर, क्योंकि वो ज्यादातर आंसर आप सही जा रहे हैं आप लोगों का। लेकिन सर मैं यहाँ पर जो दिया हुआ है ना हमें पास डीप क्रिटिकल अल्सर्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, प्लस जा रहा है इसका वो मेजर है बेसिकली इसका आंसर। उसका रीजन ये है कि ये जो कहते हैं ना क्लोजली सारे आंसर ऑलमोस्ट बहुत क्लोज हैं माइनर को हटा के। तो एज एज फैक्टर आ रहा है इसके अंदर, डीप क्रिटिकल अल्सर शो कर रहे हैं, ज्यादा जो क्लूज आ रहे हैं। सॉफ्ट पैलेट लोकेशन अगर आप देखिए मेजर की मोर देन 10 mm इन डायमीटर, तो ये देखिए आप इसका डायमीटर की फैक्टर देखें। टेंडर होता है अनकल्ट्रेशन, ये देखिए इनडेरिवेटेड है। तो ये चीजें तो ज्यादातर चांसेस जा रहे हैं आंसर इसके दोनों ही होंगे। अगर आप दोनों में से मेजर है, बट मैं इसकी को थोड़ा सा बेजल को मैं हटा दूं, आंसर इज बी। क्योंकि अगर आप बेजल भी कर रहे हैं तो वो पॉइंट भी ठीक है आपका। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस इन दैट केस गोज फॉर द मेजर एप्टर सल्फर्स, बिकॉज इसके ज्यादा एविडेंस हमें मिल रहा है एज कम्पेयर टू बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन? अब मैं एंड करूंगी, और जो रेस्ट ऑफ दी आपका क्विज है मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर करवाती हूँ आपको। तो अच्छे से इसको पढ़ के आइए आंसर। मीनवाइल अगर आप लोग वैसे के बोनस कंडीशंस भी कर लेते हैं इन केस, तो भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उसका भी एक ऑस्की पैटर्न और बीसी की पैटर्न डिस्कस किया जाए। तो वो आपको डॉक्टर सामने कवर करवाएंगे इसका सेकंड पार्ट। इन दोनों का क्विज बना के, लेकिन पढ़ के आना है आपने अच्छे से, ताकि इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ में सॉल्व करें। 15 तक के क्वेश्चन होंगे तो वो अच्छे से और डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना है आपने। सर का लेक्चर भी जो होगा वो इसी की एसोसिएशन है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस के साथ ही एसोसिएशन है रजी के वजह से। तो वो करके आनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मे बी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका क्लास में। अल्लाह हाफिज़।